चलो ठीक है, स्टार्ट कर लो। स्टार्ट कर लो यशस्वी। ओके सर। करूँ स्टार्ट सर? हाँ, स्टार्ट कर लो। Myself Yashasvi Sharma. I am a student of Government Lohiya College. अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है मेरा टॉपिक। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं सबसे पहले। सर स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है आपको? हाँ, दिख रहा है, कंटिन्यू करो। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ऐसे देखते हैं, एक लाइट सोर्स होता है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो इमिट की जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर मैटर पे जब या फिर किसी सब्सटेंस पे जब वो इमिट करते हैं, ठीक है, तो उनका इंटरेक्शन का जो स्टडी है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। अब इसके अंदर कुछ जो लाइट वेव्स है वो स्कैटर्ड हो जाती है, कुछ है वो ऑब्जर्व हो जाती है, और जो ऑब्जर्व लाइट है वो थोड़ी देर बाद में री इमिट होती है और उनसे जो स्पेक्ट्रा बनता है, ठीक है, उसका जो स्टडी है वो हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। अब उसकी स्टडी किससे की जाती है, वो स्पेक्ट्रा वगैरह किससे देखे जाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर अपने अंदर स्लिट्स के रूप में उस स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड कर लेता है। अब उन स्लिट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हर एक सब्सटेंस के लिए यूनिक होता है। हर एक सब्सटेंस अलग स्पेक्ट्रा, जस्ट लाइक हमारे फिंगरप्रिंट्स है वो कभी किसी से मैच नहीं करते, वैसे ही किसी भी सब्सटेंस है उसके स्पेक्ट्रा दूसरे सब्सटेंस से मैच नहीं करते। सबके स्पेक्ट्रा है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब उसके अंदर डिपेंड करता है कि उसने कितनी लाइट अब्जॉर्व की है, कितनी इमिट की है, उस हिसाब से उनके हर एक प्रॉपर्टी के हिसाब से स्पेक्ट्रा अलग अलग होते हैं। अब इसके अंदर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से वो स्पेक्ट्रा बनते कैसे हैं? सबसे पहले लाइट सोर्स होता है। अब उस लाइट सोर्स से स्लिट से हमने उसके अंदर लाइट वेव इमिट की। अब कॉलीमेटेड लेंस होता है। कॉलीमेटेड लेंस क्या करता है कि जो भी लाइट वेव उस पे आपतित होती है उसको क्या करता है, समांतर निकालता है। तो अब उसके बाद में क्या करता है, प्रिज्म पे जब वो आपतित होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है। अब वो क्या है, आप फोकसिंग लेंस पे जब उसको डिवाइड करते हो तो वो फोकसिंग लेंस क्या करता है, जो आपकी फिल्म प्लेट है उसके ऊपर स्पेक्ट्रा बनाता है। अब जो ऊपर जो दिखाई गई है स्लिट्स, जो इस स्पेक्ट्रा के अंदर नीचे फिल्म प्लेट पे रेड, ग्रीन और ब्लू ये लाइंस दिख रही है, ये स्पेक्ट्रा ही इन लाइंस के रूप में, लाइन स्पेक्ट्रा के रूप में दिखाया गया है। अब ये स्पेक्ट्रा है वो हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होगा। उस हिसाब से हम पता लगा लेंगे कि हाँ ये सब्सटेंस, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और मरकरी वेपर, तीन के एग्जांपल दिए गए हैं। तो इन तीनों के अंदर क्या दिख रहा है, इन तीनों के अंदर स्पेक्ट्रा अलग अलग आ रहे हैं। हाइड्रोजन का अलग है, हीलियम का अलग है और मरकरी वेपर है उसका भी अलग है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो अपनी फिल्म प्लेट है उस पर अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रा दिखते हैं, उससे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कौन सा सब्सटेंस अपने ने लिया है। फिर आती है बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सिंपल हार्मोनिक वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करती रहती है। अब ये तीनों के तीनों मोशन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर परपेंडिकुलर होता है तीनों एक दूसरे के, और उसकी जो एनर्जी है वो होती है क्वांटाइज्ड, E इज इक्वल्स टू एच म्यू, जिसके अंदर एच म्यू है वो उस इलेक्ट्रॉन या उस फोटोन की, उस वेव की एनर्जी है, जिसके अंदर जो ये म्यू है ये C अपॉन लेमडा, जहाँ पे ये H है वो प्लांक कांस्टेंट है, C है वो आपके प्रकाश वेग है, जिसका जिसका जो मान है, वैल्यू है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और जो H है वो 6.626 × 10⁻34 मीटर स्क्वायर kg सेकेंड इनवर्स। अब जो ये एनर्जी है उसके बेसिस के ऊपर जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जो नीचे रीजन्स दिखाए गए हैं, जिसके अंदर लेमडा के वैल्यू से, लोअर लेमडा के वैल्यू से हाईएस्ट की ओर जा रहे हैं, और ऊपर इक्वेशन से पता चल रहा है कि जो आपका जो अपना एनर्जी है वो
वेवलेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे-जैसे लैम्ब्डा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, वैसे-वैसे एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। अब उसमें अलग-अलग रीजंस दिखाए गए हैं। अब इन रीजंस के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन या फिर स्पेक्ट्रम किस तरीके से बनता है, वो नीचे दिखाया गया है। जिसमें एक्स-रे है, उसके अंदर एनर्जी ट्रांजिशन है, वो मॉलिक्यूलर के जो बॉन्ड्स हैं, उनको ब्रेक होने की वजह से होते हैं। जो यूवी है, अल्ट्रावायलेट और विजिबल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से जो स्पेक्ट्रा है वो बनते हैं। और जो इंफ्रारेड है, उसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, और माइक्रोवेव्स के अंदर रोटेशनल मोशन, और रेडियो वेव्स के अंदर उनके जो न्यूक्लियर और जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है, उनके अंदर चेंजेस आते हैं। अब अपना मेन टॉपिक जो अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हमने ये जाना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो है क्या और कैसे पता चलता है। अब इसके अंदर जो इसका वेवलेंथ का क्राइटेरिया है, वो होता है 190 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। उसके अंदर इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट से इसके अंदर स्पेक्ट्रा बने थे, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल देते हैं। अब जो इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन को देखना है, तो इस पे जब किसी भी मैटर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम यूवी या फिर विजिबल के रीजन से इमिट करवाते हैं, उसके ऊपर इंटरेक्ट करवाते हैं, तो वो क्या करती है, इसके अंदर अब्जॉर्प्शन होता है, और वो अब्जॉर्प्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को अब्जॉर्व करके अपनी ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइटेशन स्टेट पे जाते हैं। अब जितनी एनर्जी वो अब्जॉर्व करेंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट का बीच का एनर्जी लेवल, जो इसमें दिखाया गया है द एक्साइटेशन प्रोसेस, नीचे जो डेल ई का मान है, डेल ई का मान वही होगा जो एनर्जी जो सब्सटेंस है वो अब्जॉर्व करेगा, उतनी एनर्जी। अब ये जो अपना ग्राउंड स्टेट है, उनको उसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं होमो, मतलब होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और उसके ऊपर वाले को हम जो खाली एक्साइटेशन जिसमें करवा रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं ल्यूमो। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अलग अलग तरीके, जैसे एमओटी के अंदर दिखाया गया था कि जैसे मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, तब उसके अंदर एक बॉन्डिंग बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग बनता है। इसी तरीके से इसमें भी बॉन्डिंग भी होंगे सिग्मा और पाई, और इसके अंदर एक होगा, दो होंगे वैसे ही, सिग्मा स्टार और पाई स्टार नॉन बॉन्डिंग, और बीच का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो होगा नॉन बॉन्डिंग। तो इसमें तीन प्रकार के हो गए, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब इसके अंदर बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, इसमें से सिग्मा और पाई ये दोनों के दोनों तो होंगे बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार और पाई स्टार है वो होंगे एंटी बॉन्डिंग, और बीच का जो एन है वो होगा नॉन बॉन्डिंग। अब इस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एंड ट्रांजिशन के अंदर इनको दिखाया गया है। अब ये ट्रांजिशन है वो अपन हर स्टेट से करवा सकते हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा से पाई स्टार, और पाई से भी सिग्मा स्टार और पाई स्टार दोनों के अंदर। पर ये बहुत सारे तरीके के ट्रांजिशन हो जाएंगे, उनमें से सिर्फ 4 ही वैलिड ट्रांजिशन होते हैं, फॉरबिडन और अलाउड, वो सिलेक्शन रूल पे डिपेंड करते हैं। अब उसकी प्रोसेस है वो ऐसी होगी। अब इसके अंदर सिर्फ हमने कॉमन 5 ही पढ़े हैं, अब इनके अंदर से 2 कैंसिल हो जाते हैं। एक तो हो गया क्योंकि उनका जो ग्रेड है वो सेम नहीं होता है, इसलिए वो 2 ट्रांजिशन है वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि जिसका एक होता है अनजीरेड और एक होता है जीरेड। अब जो अनजीरेड और जीरेड होगा, उसमें से जो एस है वो जीरेड होगा, जो पी है वो अनजीरेड होगा, क्योंकि जिसमें इन्वर्जन ऑफ सेंटर प्रेजेंट होता है वो जीरेड होता है, और जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होता वो अनजीरेड होता है। और हमेशा एक जीरेड एक अनजीरेड के साथ में ट्रांजिशन करता है। इस तरीके से हमें लास्ट से इतने ट्रांजिशन मिलते हैं, जो एनर्जी इंक्रीजिंग के अंदर ट्रांजिशन, जिसके अंदर जो एल्केन है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दिखाता है। कार्बोनिल कंपाउंड है वो सिग्मा टू पाई स्टार। जो एल्कीन्स होती है, जो कार्बोनिल कंपाउंड और एल्काइंस, उसके अंदर अनसैचुरेशन है सारे बॉन्ड्स के अंदर, वो पाई टू पाई स्टार दिखाते हैं।
और इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार दिखाते हैं, और जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उसमें कुछ वो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार दिखाते हैं। अब इसके अंदर दो एक सिलेक्शन रूल होता है, उसके अंदर अगर किसी का भी कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइटेशन स्टेट पे जा रहे हैं, तो अगर उसका स्पिन है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज होता है तो वो अलाउड ट्रांजिशन नहीं होगा, उस ट्रांजिशन को नहीं फॉलो करेंगे। तो इसलिए उसका स्पिन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो प्लस हाफ है तो वो प्लस हाफ ही रहना चाहिए, और अगर वो माइनस हाफ है तो माइनस हाफ रहना चाहिए। उसका स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए, और वो वाले जो ट्रांजिशन है वो अब अलाउड होंगे। और दूसरा होता है कि अब इसके अंदर दो तरीके के, अगर सिमेट्री के हिसाब से जीरेड और अनजीरेड वाला बताया था, और इसके अंदर है स्पिन वाला, तो इस हिसाब से सिमेट्रिक फॉरबिडन ट्रांजिशन ये है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, ये है सिमेट्रिक फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब ये जो सिमेट्रिक फॉरबिडन ट्रांजिशन है उनके बैंड इंटेंस नहीं होते, उनके बैंड वीक होते हैं। और जो आपके सिग्मा टू सिग्मा स्टार है और पाई टू पाई स्टार है, मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच के, वो होते हैं, वो इंटेंस बैंड होते हैं, और वो सिमेट्रिकली अलाउड होते हैं। सिमेट्रिकली अलाउड का मतलब है कि एक जीरेड और एक अनजीरेड उसके अंदर कॉम्बिनेशन कर रहा है, दोनों के दोनों एक दूसरे के बीच में ट्रांजिशन कर रहे हैं। अब उसके अंदर एनर्जी ऑर्डर, तो एनर्जी ऑर्डर है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार का सबसे ज्यादा होगा, फिर नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार का, क्योंकि सिग्मा स्टार है वो सबसे ऊपर एनर्जी लेवल पे आता है, उसके बाद में आता है पाई स्टार, फिर नॉन बॉन्डिंग। तो जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है उनके बीच का एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा है, फिर नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, फिर पाई टू पाई स्टार, और फिर नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। अब जो एनर्जी लेवल है वेवलेंथ का ऑर्डर उसका एकदम अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ और जो आपका एनर्जी है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसमें एक अब्जॉर्प्शन लो है, उसके अंदर बियर लैम्बर्ट लो है वो पढ़ा जाता है, जिसके अंदर लैम्बर्ट ने पहले अलग लो दिया था और फिर बियर ने दिया था। लैम्बर्ट लो के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी है, वो भी कौन सी, जो इंटेंसिटी है, जो अपन कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसको किसी होमोजीनियस अब्जॉर्बिक मीडियम के अंदर पास किया जाता है उस मोनोक्रोमेटिक लाइट को, तो ऐसे बोलते हैं कि जो डिक्रीजिंग की रेट है, जो रेट डिक्रीजिंग की रेट है लाइट की इंटेंसिटी की, वो उसकी थिकनेस के अक्रॉस उसकी इंटेंसिटी जो पास हो रही है लाइट उसके समानुपाती होती है। अब इसके अंदर इसके समानुपाती मतलब माइनस डी आई अपॉन डी एक्स प्रोपोर्शनल हो गया आई के। अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए इसके अंदर के कांस्टेंट आता है। ये जो कांस्टेंट के है वो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर डेरिवेशन से इसकी वैल्यू निकाली गई है, जिसके अंदर माइनस डी आई अपॉन जो आई नोड है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है जो हम उसके ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल रहे हैं, जो आई है वो इस मीडियम के अंदर पास होने के बाद की लाइट है, और जो एक्स है वो थिकनेस है। तो स्टार्टिंग के अंदर थिकनेस 0 होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थिकनेस एक्स तक बढ़ती जाएगी। तो अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन के अंदर हम आई नोड से आई के अंदर इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि आई नोड हमारी वो इंटेंसिटी है जो हम उस पर डाल रहे हैं, और जैसे जैसे पास हो रही है वैसे वैसे इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। अब आई नोड यशस्वी, टू आई, ये हाँ वाला पोर्शन की बजाय आप एप्लीकेशन पोर्शन लो। ठीक है, डेरिवेशन दिखा रहे हो आप, अच्छी बात है। हाँ यस इसके सर। एप्लीकेशन वाला पोर्शन ले लो, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा अभी आपको, है। नहीं सर, ये पूरा होने वाला है, वैसे थोड़ा सा ही है, क्योंकि ये जो बता दिए उसके अंदर बी आर लैम्बर्ट लो पूरा ही आ जाएगा। अच्छा, शॉर्ट में कर दूं इसको, हाँ, इसको डेरिवेशन थोड़ा बताना शॉर्ट कर दो। जरूरी। हाँ, ओके सर। डेरिवेशन का पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, लास्ट वैल्यू इसके अंदर आई इज इक्वल्स टू आई नोड ई माइनस के एक्स। अब बियर लो है उसके अंदर क्या होता है, उसमें ऐसे बोलते हैं कि जो
होमोजेनस लाइट अब्जॉर्बिंग मीडियम से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं। फर्स्ट में तो ऐसे बोला था कि सिर्फ वो लाइट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, इसमें बोला कि उसकी कंसंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल होता है। बियर का लॉ ये था। अब उसके अंदर भी डेरिवेट करके बताया गया है। अब बियर लैम्बर्ट लॉ वो जब साथ में आता है तो वो बोलते हैं अब्जॉर्बेंस है वो कंसंट्रेशन और जो कंसंट्रेशन और जो उसकी लेंथ होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है। बियर लैम्बर्ट लॉ में साथ में ऐसा बोल दिया। अब उसके अंदर A इज इक्वल्स टू जब प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं तो E कांस्टेंट आ जाता है। ये नेचर और मीडियम की नेचर पे डिपेंड करता है। ये बियर्ड लैम्बर्ट लॉ की इक्वेशन हो गई। अब जो अब्जॉर्बेंस है वो ऊपर दिखाया गया है ln I अपॉन I नोड के बराबर होती है। अब जैसे जैसे अब्जॉर्बेंस बढ़ेगी वैसे वैसे कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ रही है। लीनियर ग्राफ आ रहा है। अब अगर हम इसके अंदर अगर जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि ये जो बियर लैम्बर्ट लॉ है वो डाइल्यूट मीडियम्स के लिए ही सही रहता है। अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो डेविएट हो जाएगा जो अपना ग्राफ है वो। तो हाई सैंपल कंसंट्रेशन के ऊपर ये डेविएशन दिखाता है। जो केमिकली रिएक्शन मतलब कि कोई कलर डाई होती है वो अपनी पीएच के साथ साथ में कलर चेंज कर लेती है, तो इस फिनोमेना से उसमें केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, तब वो डेविएशन दिखा देता है। और अगर इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी जगह अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट है वो मैटर के ऊपर हम आपित करवा रहे हैं तब भी क्या होता है डेविएशन हो जाता है बियर लैम्बर्ट लॉ से। थैंक यू। हाँ, अच्छा एक्सप्लेन किया यशस्वी, और थैंक यू सर। ज़्यादा फास्ट भी नहीं किया, नॉर्मल जैसे एक्सप्लेन करना चाहिए वैसे ही फॉलो किया। अप्स एंड डाउन्स भी अच्छे थे, तैयारी भी अच्छी थैंक यू की। सर। थैंक यू। हाँ अग्रवाल जी सर। हाँ, इसका कोई एप्लीकेशन पार्ट भी लिया है क्या आपने, या यही केवल थ्योरेटिकल लिया है सारा? सर इतना ही लिया, और वैसे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो खुद एप्लीकेशन है क्वांटम केमिस्ट्री। चलो ठीक है, बहुत अच्छा जो है आपने तैयारी करी, काफी मेहनत कर रखी है जो है। हाँ, काफी थैंक यू चीजें सर। जो है धीरे धीरे एक्सप्लेन करी थी। अच्छा है ये। थैंक यू सर। विनोद जी सर। हाँ जी सर, अच्छा है। इसका यशस्वी सुनाई दे रहा है। यस सर। ये इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड एक रूल है, फ्रैंक कोडॉन रूल। वो क्या होता है बताइए? नहीं सर मैंने ये नहीं देखा। नहीं तो बेसिक है ये तो। इलेक्ट्रॉनिक आप ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट करते हैं, बहुत ही फास्ट गति से मूवमेंट करते हैं। न्यूक्लियस को तो टाइम हाँ नहीं सर मिलता। वो तो 10⁻⁸ हाँ, तो सेकेंड के अंदर बताओ वो ना। अपना जो ट्रांजिशन है वो कंप्लीट करके वापस भी आ जाता है। ऑब्जर्व करके रीमीट करते हैं तो सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगता, 10⁻⁸ सेकेंड बोल हाँ हाँ, लगता है। तो फिर सर ठीक मुझे है, पता ध्यान नहीं था रखना। कि उसको ये कोडॉन रूल बोलते हैं। ठीक है सर, अच्छा है इसका, थैंक यू। ठीक है। हाँ सुनील जी सर भी जुड़े हुए हैं क्या? चलो ठीक है। हितेश। हेलो सर आपने कुछ बोला? नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं बोला। हाँ ठीक है, नेक्स्ट हितेश को कॉल किया है। यस सर। हाँ हितेश शुरू करो। ओके सर। सर स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ ठीक है। हेलो बैन कीजिए। एवरीवन। यस सर। Hello everyone, ठीक है। my name is Hitesh Maurya. I am a student of the MSc final year of chemistry from Government Loya College. जो आज का मेरा सेमिनार का टॉपिक है टर्पेनोइड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टर्पेनोइड्स होते क्या हैं। टर्पेन या टर्पेनोइड्स जो हाइड्रोकार्बन वर्ग के असंतृप्त यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन तत्व मौजूद होते हैं।
टर्पिन वर्ड टर्पेंटाइन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तारपीन का तेल। तारपीन के तेल में अनेक प्रकार के टर्पिन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे टर्पेंटाइन कहते हैं। टर्पिन्स और टर्पिन दोनों हाइड्रोकार्बन होते हैं। जो टर्पिनोइड्स है, टर्पिन से डिफरेंट होता है, उसकी वजह होती है टर्पिनोइड में एक मेथिल ग्रुप वेरियस पोजीशन पर रिमूव हो जाता है। अब हम टर्पिनोइड्स के स्रोत की बात करते हैं। जो टर्पिनोइड है उसका स्रोत है प्लांट होते हैं। ये प्लांट के विभिन्न भाग जैसे रूट, स्टेम, लीफ आदि से प्राप्त होते हैं। टर्पिनोइड्स पादपों से प्राप्त होने वाले सिंपल हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो कि आइसोप्रीन यूनिट के बने हुए होते हैं। आइसोप्रीन यूनिट है, उसका आईपीसी नेम 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन होता है। अब हम टर्पिनोइड्स के प्रकार की बात करते हैं। टर्पिनोइड्स दो प्रकार के होते हैं, सिंपल टर्पिनोइड्स और कॉम्प्लेक्स टर्पिनोइड्स। जो सिंपल टर्पिनोइड्स होते हैं, ये टर्पिनोइड्स स्टीम और वोलेटाइल नेचर के होते हैं और ये प्लांट के सेप टिश्यू से एसेंशियल ऑयल के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टर्पिनोइड। ये नेचर में स्टीम व वोलेटाइल प्रकार के नहीं होते हैं तथा पादपों से गम और रेजिन के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ टर्पिनोइड्स। मेंथोल, लिमोनिन, यूजेनो, सीट्रल, फर्निसोल और कैम्फर, ये सभी टर्पिनोइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं टर्पिनोइड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। टर्पिनोइड्स हैं वो कलरलेस होते हैं और जो अगर हम उनकी सोल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उनमें सोल्यूबल होते हैं, जबकि वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। जो मोस्ट ऑफ द टर्पिनोइड है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, डी व एल फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं और ये नेचर में वोलेटाइल प्रकार के होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब हम टर्पिनोइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। टर्पिनोइड्स ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं और ये हाइड्रोजन, हैलोजन और हैलोजन एसिड की प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन देते हैं और एडिशन प्रोडक्ट का निर्माण भी करते हैं। अब हम बात करते हैं जो टर्पिनोइड्स है उनका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाने पर एज प्रोडक्ट ये आइसोप्रीन यूनिट देते हैं। अब हम टर्पिनोइड्स के आइसोलेशन की बात करते हैं। जो टर्पिनोइड्स है उनके आइसोलेशन जो प्लांट से एसेंशियल ऑयल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो टर्पिनोइड्स के आइसोलेशन के लिए अनेक मेथड दिए गए हैं, जैसे हम बात करते हैं एक्सप्रेशन मेथड, स्टीम डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन इन प्यूरिफाइड फैट्स। सेपरेशन ऑफ टर्पिनोइड्स फ्रॉम एसेंशियल ऑयल, हम इसके अंदर बात करते हैं। जो टर्पिनोइड्स है उनसे एसेंशियल ऑयल का सेपरेशन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन आदि मेथड्स के द्वारा भी किया जाता है। और इसके अलावा कुछ टेक्निक्स है जैसे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जैसे TLC, GLC, HPLC क्रोमेटोग्राफी आदि के द्वारा भी एसेंशियल ऑयल का सेपरेशन किया जा सकता है। अब आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल में हम एक्सप्रेशन मेथड की बात करते हैं। एक्सप्रेशन मेथड को एक्सपेलर प्रेस्ड या कोल्ड प्रेस्ड मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड में हीट की आवश्यकता नहीं होती है और इस मेथड का यूज है जो टर्पिनोइड्स में सिट्रस से एसेंशियल ऑयल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब इस टेक्निक के बारे में बात करते हैं। इस टेक्निक में जो होता है सबसे पहले प्लांट मटेरियल है उसको क्रश्ड किया जाता है, उसके बाद में उसे तब तक क्रश्ड किया जाता है जब तक कि वो जूस फॉर्म में प्राप्त ना हो जाए और इसके बाद मटेरियल है उसको सेंट्रीफ्यूगेट करवाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेट करवाने के बाद में जो प्लांट रेसिड्यूज भाग होता है उसको जो उसका आइसोलेशन है इंफीरियर डिस्टिलेशन से करवाते हैं, जिससे कि बचा हुआ जो ऑयल है जो प्लांट रेसिड्यूज से हमें प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। टर्पिनोइड से एसेंशियल ऑयल के सेपरेशन के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक काम में ली जाती है। इसमें जो हेक्सेन और एथेनॉल है वो सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया जाता है और यह टेक्निक उन उत्पादों के लिए काम में ली जाती है जिनमें कम मात्रा में एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। इस टेक्निक में प्लांट मटेरियल है उसको सॉल्वेंट से ट्रीट करवाया जाता है और उससे एसेंशियल ऑयल प्राप्त होता है, वो वैक्स और एरोमेटिक फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। और इसके बाद में जो वैक्स एरोमेटिक पार्ट है उसमें अल्कोहल मिक्स की जाती है और इसमें ऑयल्स के पार्टिकल रिड्यूस होते हैं।
इसके बाद में कंडेंसर के यूज द्वारा उसे जो एसेंशियल ऑयल है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। सेपरेशन के बाद इस ऑयल को परफ्यूम इंडस्ट्री में आदि में काम में लिया जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन इन प्यूरिफाइड फैट। तो इस टेक्निक में सबसे पहले जो फैट होती है उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्लास प्लेट्स पे गर्म किया जाता है और गर्म होने के बाद में फैट को फ्लावर पेटल्स है उससे कवर कर देते हैं और यह प्रोसेस कई बार काम में ली जाती है। उसके बाद में पेटल्स को हटा देते हैं और फैट है उसको अल्कोहल से ट्रीट करते हैं। अल्कोहल से ट्रीट करने के बाद में उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, उसे जो एथेनॉल में डिसॉल्व कर दिया जाता है और इससे एसेंशियल ऑयल प्राप्त होता है। और जो एसेंशियल ऑयल है उसको जो डिस्टिलेट करवाते हैं और आंशिक रूप से और फिर जो उसको फ्रैक्शनली डिस्टिल्यूट करवाते हैं अंडर प्रेशर में टेक्निक के द्वारा, जिससे कि उस पर सॉल्वेंट होता है वो रिमूव हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स की। टर्पिनॉइड्स का जनरल फॉर्मूला C5H8N होता है। टर्पिनॉइड्स को क्लासिफिकेशन हम N की वैल्यू के बेस पर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो सारणी दी गई है उसमें वैल्यू ऑफ N, नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्लास और मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ पर अगर वैल्यू N की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ कार्बन 5 होंगे और यहाँ पे हेमीटर्पिन्स, क्लास होगी, मोलिकुलर फॉर्मूला C5H8 होगा। और अगर यहाँ पे N की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 होंगे और क्लास मोनोटर्पिन्स होगी और मोलिकुलर फॉर्मूला C10H16 होगा। N की वैल्यू 3 होने पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 15 होंगे, सेस्क्यूटर्पिन्स क्लास होगी और MfC15S24 होगा। और N की वैल्यू 4 होने पर नंबर ऑफ कार्बन 20 होंगे और डाइटर्पिन्स होंगे, C20S32 मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। और वैल्यू ऑफ N 5 होने पे नंबर ऑफ कार्बन 25 होंगे और ये आगे चलो। और इसके बाद में हम क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स, जो आइसोप्रिनॉइड जो टर्पिनॉइड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास होते हैं जो 2 या 2 से अधिक हाइड्रोकार्बन की यूनिट होती है जो कि एक दूसरे से साथ स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज्ड होती है। अब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स की बात करेंगे। मोनोटर्पिन से उसका एग्जांपल है जर्नियोल और सेस्क्यूटर्पिन से उसका एग्जांपल है फर्निसोल और डाइटर्पिन से उसका एग्जांपल है जिंकेग्लोइड और ट्राइटर्पिन से उसका एग्जांपल है सेस्क्यूलिन और टेट्राटर्पिन से उसका एग्जांपल है बीटा कैरोटीन। पॉलीटर्पिन से उसका एग्जांपल है नेचुरल रबर। अब हम टर्पिनॉइड्स उनका क्लासिफिकेशन जो उनमें पाए जाने वाले जो रिंग है उसके आधार पर भी कर सकते हैं। मोनोटर्पिनॉइड्स जो उनमें 3 टाइप के होते हैं। एसाइक्लिक टर्पिनॉइड, इस प्रकार के टर्पिनॉइड्स में ओपन चेन प्रकार की स्ट्रक्चर होती है और उसके एग्जांपल है सिट्रेनॉल और सिट्रल। और फिर बात करते हैं मोनोसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स। इस प्रकार के टर्पिनॉइड्स में एक साइक्लिक रिंग पाई जाती है और इसके एग्जांपल है मेंथोल और अल्फा टर्पिनिल। और बाईसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स की बात करते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है इस प्रकार के टर्पिनॉइड्स में 2 रिंग मौजूद होती है जो कि एक दूसरे से कंडेंस्ड रहती है और जो ये दोनों रिंग है एक दूसरे से नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर फर्स्ट रिंग दोनों में सेम होती है और जो सेकंड नंबर की रिंग है जो प्रेजेंट की गई है इनमें तो वो एक दूसरे से नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर डिफरेंट हो सकती है। हम जो इसके अंदर जो तीसरे लेवल पे बात करते हैं तो वो है कि ये दोनों ग्रुप जो दोनों रिंग है एक दूसरे से नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पे एक दूसरे में से अलग हो सकती है। अब हम बात करते हैं मोनोसाइक्लिक टर्पिनॉइड से। इनके एग्जांपल जैसे हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर एग्जांपल है डाइपेंटीन, एल्कोहल है इसके अंदर एग्जांपल है मेंथोल। और बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स इसके एग्जांपल हाइड्रोकार्बन में एल्फापिनिन और बीटा कीटोन्स में है कैम्फर। अब हम बात करते हैं आइसोप्रिन रूल की। आइसोप्रिन रूल वाल्स द्वारा 1887 में दिया गया था। जैसा कि अब सभी जानते हैं टर्पिन्स और टर्पिनॉइड्स की जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है आइसोप्रिन यूनिट की बनी हुई होती है। जो आइसोप्रिन यूनिट है उसके 2 फैक्ट हैं। जो सभी टर्पिन्स और टर्पिनॉइड्स है उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला C5H8 होता है और टर्पिनॉइड्स है उनके थर्मल डिकम्पोजिशन करने पर आइसोप्रिन यूनिट एज अ प्रोडक्ट हमें प्राप्त होती है
हम रबड़ का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराने पर एज यील्ड हमें आइसोप्रीन यूनिट प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं स्पेशल आइसोप्रीन रूल की। स्पेशल आइसोप्रीन रूल इनगोल्ड द्वारा 1925 में दिया गया था। इस रूल के अकॉर्डिंग जो आइसोप्रीन यूनिट है एक दूसरे से निम्न प्रकार जुड़ सकती है, जिसमें वन वन लिंकेज। इस प्रकार के लिंकेज में दो आइसोप्रीन यूनिट अपने जो एक दूसरे से हेड टू हेड पार्ट से जुड़ती है। जो हेड टू हेड पार्ट है इसमें वन जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट नंबर का कार्बन और दूसरी आइसोप्रीन यूनिट का फर्स्ट नंबर का कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं। और अब बात करते हैं वन फोर लिंकेज। इसे हेड टू टेल लिंकेज भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट आइसोप्रीन यूनिट का फर्स्ट नंबर का कार्बन और दूसरी आइसोप्रीन यूनिट का फोर्थ नंबर का कार्बन एक दूसरे से लिंकेज करते हैं। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ मायरिसिन है उसके अंदर 1,4 लिंकेज पाई जाती है। और यहाँ लिमोनिन उसमें भी जो एग्जाम्पल है उसमें 1,4 लिंकेज पाई जाती है। और बेटा इसमें रेटिनॉल इसमें भी 1,4 लिंकेज यहाँ पर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं 4,4 लिंकेज। इसे टेल टू टेल लिंकेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें दोनों आइसोप्रीन यूनिट एक दूसरे से टेल टू टेल पार्ट द्वारा जुड़ी रहती है। इसका एग्जाम्पल है बीटा कैरोटीन। यहाँ पर 4,4 लिंकेज पाई जाती है बीटा कैरोटीन में। अब जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन ऑफ टर्पिनोइड्स। जो फर्स्ट तरीका है उसमें एनालिटिकल मेथड, जिसके बेसिस पे हम निम्न प्रकार से स्ट्रक्चर का एल्यूसिडेशन कर सकते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला, अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ रिंग और ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। अब हम सबसे पहले बात जो मोलिकुलर फॉर्मूला उस बेस पर हम कर सकते हैं क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो अनसैचुरेशन है उसके बारे में बात करते हैं। इसका निर्धारण एडिशन प्रोडक्ट में फॉर्मेशन के द्वारा किया जाता है और इसमें हेलोजन, हाइड्रोजन एसिड और नाइट्रस क्लोराइड है, इसको रिजेंट के रूप में काम में लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास में कैडमियम का एग्जांपल दिया गया है, जिसका जो पैलेडियम के उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन कराने पर टेट्रा हाइड्रो कैडमियम प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में टर्पिनोइड्स में हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन एटम ग्रुप जो प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ कराने पर एसीटेट बनता है। और यहाँ पर 1 कार्बोक्सी क्लोरो 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोएट की रिएक्शन जो OH जो ROH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ करवाने पर 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोएट प्राप्त होता है। और नेचर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एस्टरिफिकेशन की रेट पे डिपेंड करता है। और 1 डिग्री एल्कोहल मोर रेडियली जो एस्टरिफिकेशन शो करता है कंपैरिजन इन 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप की। यदि जो टर्पिनोइड्स है जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सोल्यूबल होता है और बुदबुदाहट के साथ जो बुदबुदाहट के साथ इंडिकेट करता है तो COOH ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सो ग्रुप की। जो टर्पिनोइड्स की फॉर्मेशन ऑक्सो ग्रुप के साथ करवाने पर जो प्रोडक्ट है हमें ऑक्सो ग्रुप की जो बेंजीन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने पर बेंजीन एल्डिहाइड डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है। और इसी तरह ऑक्सो ग्रुप की रिएक्शन नाइट्रस ऑक्साइड के साथ करवाने पर ऑक्सियम की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करते हैं एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन पे। जो एसिटाइल रिएक्शन है उसकी रिएक्शन जो हेलो फॉर्म रिएक्शन के द्वारा होती है। और हम बात करते हैं क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन। क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन एसिटाइल ग्रुप की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज
ऑक्सीडाइजन रिएक्शन होती है और ये क्रोमिक एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसीटेट, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता है रिएक्शन, और एसीटेट प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट्स के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन कराने पर हमें ओलेफिन बॉन्ड्स का पता लगता है और साथ में अल्कोहल की डिग्री के बारे में पता लगता है। और अब एल्किन्स की जो एल्किन्स है उसकी रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट और ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ करवाने पर, जहाँ जो एल्किन्स है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन देती है और प्राथमिक वो द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाती है यहाँ पर, और जो टर्शरी अल्कोहल है वो KMnO4 के प्रेजेंट में ऑक्सीडाइज नहीं होती है। अब हम बात करते हैं ओजोन्स की। जो ओजोन्स होती है टर्पिनोइड से रिएक्ट करती हैं और ये इल्ड के रूप में कार्बोनिल ग्रुप प्रदान करती है, जो कि डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने में सहायक होती है। जो थर्मल एल्किन्स है एल्डिहाइड, जो टर्मिनल एल्केल्स है वो एल्डिहाइड प्रदान करती है, और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है वो डाइकेटोन प्रदान करती है। और परफॉर्मिक एसिड, जो एल्किन की रिएक्शन एपोक्साइड के साथ करवाने पर परफॉर्मिक एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होता है और डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन में कंपाउंड को सल्फर, सेलेनियम, जो पैलेडियम, जिंक आदि की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। और यहाँ पर हम रिएक्शन देखते हैं, इसमें जो साइक्लोहेक्सेनेल है उसकी रिएक्शन जो सेलेनियम के साथ करवाई गई है और यहाँ पर नेप्थलीन की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। टर्पिनोइड्स के डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट के साथ गर्म किया जाता है, जैसे जो बाइसल्फेट है, जिंक क्लोराइड है, P2O5, H2SO4 आदि के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। अब इसके बाद में हम जो फिजिकल मेथड की बात करते हैं, जो मॉडर्न जो मेथड है, ये जो फिजिकल मेथड है इसमें जो मॉडर्न टाइप की टेक्निक्स है उनका यूज किया जाता है जो टर्पिनोइड्स की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। सबसे हम बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका उपयोग टर्पिनोइड्स में कॉन्जुगेशन डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका यूज हाइड्रोक्सिल व ऑक्सो ग्रुप की प्रेजेंस को डिटर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। और इसके साथ साथ ये टर्पिनोइड्स उसके जो आइसोमर्स है उसके सिस व ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बताते हैं। और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में भी नंबर ऑफ जो मेथिल ग्रुप है उसको बताने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका यूज जो टर्पिनोइड्स है उसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका यूज टर्पिनोइड्स के जो वेट डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड है ये टर्पिनोइड्स की फाइनल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करते हैं और ये कंफर्मेशन लेबोरेटरी में किया जाता है। इसके साथ ही हम यूज ऑफ टर्पिनोइड्स की बात करते हैं। जो बहुत से पादपों में पाए जाने वाले टर्पिनोइड्स होते हैं उनमें बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबायल और एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी गैलेस्टिक आदि। टर्पिनोइड्स का यूज है इसके अलावा जो इनहेंस ऑफ स्किन के लिए भी किया जाता है और ये प्रिवेंट इन्फ्लामेटरी डिजीज के लिए भी यूज किया जाता है। थैंक यू। ठीक है, अच्छा था हितेश, अच्छी तैयारी की और अच्छे तरीके से इसको पूरा समराइज किया है। गुड वर्क। थैंक यू सर। अग्रवाल जी। हाँ हितेश, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, मेहनत भी काफी कर रखी है। तुमने जो 4 जो मेथड बताए थे उसमें जो आइसोलेशन के जो है उसमें एक मेथड भूल गए थे जो आप सर, वो अंडर रिड्यूस प्रेशर वाला। हाँ वो सर, भी बताया था आपको। वो हाँ क्यों सर, करते हैं? वो किस कंडीशन में यूज करते हैं? सर एक मिनट। जब कंपाउंड जो है लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और डिकम्पोज हो जाता है तो उस समय जो अंडर रिड्यूस प्रेशर में यूज करते हैं उसको, है ना, वोलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं उसमें। हाँ सर। चलो अच्छा, काफी कोशिश की तुमने जो है और बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, अच्छा प्रेजेंट किया। थैंक यू सर। हेलो हेलो हितेश, सुन रहे हो? यस मैडम। बहुत अच्छा प्रेजेंट किया आपने।
शॉर्ट में और अच्छे से किया, है ना? थैंक यू। ठीक है। हाँ विनोद जी। हाँ सर, अच्छा है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया इसने। अब नेक्स्ट को बुलाओ, बहुत ही अच्छी मेहनत करी है इसने। नेक्स्ट तो वैसे एक रितिका बची है और मेरे ख्याल से उसने ज्वाइन नहीं कर रखा। रितिका है क्या? रितिका नहीं है, ज्वाइन किया वो नहीं है। तो जितने लोगों के सेमिनार आए थे उनके सबके प्रेजेंटेशन हो चुके हैं और कुछ लोग डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने के नाम तो हैं लेकिन उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। आज ये चौथा नंबर रितिका का है। 4 डिफॉल्टर्स रहे जिनके सेमिनार आए हुए हैं, प्रोजेक्ट आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं किया। कुछ एक लोगों की प्रॉब्लम्स उन्होंने मेरे को बताई हैं। किसी के फैमिली में आजकल क्योंकि कोरोना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो 2-3 लोगों की प्रॉब्लम्स कोरोना की वजह से हैं जिन्होंने या तो सेमिनार नहीं दिया या जिन्होंने अटेंड नहीं किया। लेकिन बाकियों की और क्या प्रॉब्लम है वो उन्होंने मेरे को पॉइंट आउट नहीं करी। तो आज अगर कोई और ऐसा कैंडिडेट बचा हुआ है जिसका प्रेजेंटेशन रह गया है, ज्वाइन किया हुआ है, मेरे ख्याल से लिस्ट में अनीशा राजदीवाल, अनीता पूनिया, इन सबका हो चुका है। दुर्गा खेमका, हितेश, कमलेश, कोमल भाटी, ललिता, पूजा वर्मा, पूनम बंडेला, पूजा शर्मा, सीता, सुमन, विनीता और यशस्वी, इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। इन सबका प्रेजेंटेशन हो चुका है। तो मेरे विचार से अब हम अपने सेमिनार वाले इस प्रोसेस को आज यहाँ पर फिनिश करते हैं। अगर कोई और 2-3 लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया और वो प्रेजेंटेशन देने के इच्छुक होंगे तो अपन किसी एक दिन और वापस मिलेंगे, आपको पहले बता दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू ऑल। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपको भी, आपने अच्छा प्रयास किया और सफल भी रहा। हाँ नहीं, सफर ठीक है, 100% तो अपन नहीं मान के चलते, लेकिन तभी सबने जिन्होंने भी प्रेजेंटेशन दिया है वो सबने अच्छे से तैयारी करके दिया है, इतना जरूर है। और इतना ही बहुत होता है कि अगर कोई पूरे अच्छे से तैयारी करे, 15 मिनट के प्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने कम से कम घंटों तैयारी करी होगी, उसको प्रेजेंट कैसे देना है। तो इसलिए सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने भी प्रेजेंटेशन दिया, सबने काफी अच्छा दिया है। एक अच्छी शुरुआत थी जो है, एक अच्छी शुरुआत थी जो है, और उम्मीद है कि जो है प्रीवियस के बच्चों को भी इस तरीके से जो है उनको सम्मिलित किया जा सकता है जो है। नहीं, प्रीवियस के बच्चों को भी सबको मैंने शेयर किया है कि भी ज्वाइन करें और सुने और देखें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी मुझे लगता है ऑनलाइन ही ज़्यादा अच्छा रहेगा देना, क्योंकि इसमें जो मेन जो अपना एडवांटेज है कि जो रिटर्न वर्क है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा मैटर कवर कर, नहीं तो लिखने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में, और फिर कई बार गलती भी कर जाते हैं। तो वो सारा टाइम एक्सप्लेन करने में काम में लिया जा सकता है। तो ये जो ऑनलाइन वाला हम लोगों ने ट्राई किया है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे के लिए भी। ये ज्यादा अच्छा प्रोसेस है, और इसमें सबसे बड़ी चीज बच्चे अपने हाथ से लिख रहे हैं, तो उनको ये चीज सब अपना एक बार मेमोरी में भी आता है खुद। नहीं तो ये लोग क्या करते थे कि उसको फोटोस्टेट किया और बस सबमिट कर दिया प्रोजेक्ट। तो ये ही ज्यादा अच्छा है प्रोसेस, अच्छा है ये प्रोसेस। वो कह रहे हैं तो 2-3 बता रहे हैं, टाइम सेविंग भी है, सबका रिकॉर्ड भी हो रहा है अपने पास। हाँ, नहीं तो क्या होता था, अभी करते थे हम तो एक ही जना बैठा रह गया, बाकी सब निकल जाते थे। तो ये चीज अच्छी है ना, इसलिए काफी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ऐसे ही करानी चाहिए सेमिनार पर। नेक्स्ट ईयर से ये सब ऑनलाइन ही हम लोग कराएंगे, चाहे वो शाम के टाइम कराएं या हाँ, चाहे अपने ऑफलाइन हो या नहीं हो, लेकिन अपन ऐसे ही कराएंगे। ये अच्छा है प्रोसेस। ठीक है, नई चीज सामने आई है, जो चीज अच्छी रहे उसको अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हम लोगों के लिए रहा है। सबका पार्टिसिपेशन भी फाइनल के स्टूडेंट्स का अच्छा रहा है। ठीक है, थैंक यू ऑल। सब लोग मीटिंग कर सकते हैं। धन्यवाद विशेष रूप से सक्सेना जी को। हाँ ठीक है, घर में बैठे हुए कहीं बाहर तो जा नहीं सकते,
तो इसलिए सबके साथ इसी बहाने बातचीत भी हो जाती है। और सभी के लिए, क्योंकि अब 18+ वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो सभी लोग शीघ्र ही जैसे भी हो अपना वैक्सीनेशन करवा लें। चूरू में आज से शुरू हो गया है। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच।